नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य और इस वीडियो का उद्देश्य किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बस व्यवस्था को समझने का है। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार के उस निर्णय के बारे में जिसको लेकर के विगत दिनों से पूरी की पूरी सरकार असमंजस में थी, जद्दोजहद में थी कि आखिर क्या किया जाए, कैसे किया जाए। और वो मुद्दा है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग का रिजर्वेशन। पिछड़ा वर्ग के लिए पहले 14% रिजर्वेशन था, अब उसे बढ़ा करके उसमें 13% इजाफा करके कुल रिजर्वेशन 27% किया गया है। मित्रों, ये 13% रिजर्वेशन आया कहां से? तो ये 13% रिजर्वेशन आया अनारक्षित सीटों से। यानी पहले मध्य प्रदेश में या पूरे भारत में 50% सीट रिजर्व थी, 50% सीट अनरिजर्व थी। यानी ये 50% सीट में कोई भी जाकर फाइट कर सकता है, पर अब ऐसा नहीं है। 10% सीटें ईडब्ल्यूएस को दे दी गई हैं और उसी 50% में से 13% सीट ओबीसी के लिए दे दी गई हैं। ये निर्णय कैसा है, ये तो लोगों की राय आप लोग कमेंट सुन करके, जान करके, पढ़ करके समझ में आएगा। पर इसके पहले मैं बता दूं ओबीसी समुदाय है क्या। तो भारत का या मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समुदाय ओबीसी समुदाय है और बहुत दिनों से मांग चल रही थी कि सबसे कम रिजर्वेशन ओबीसी के लिए है, जबकि जनसंख्या ज्यादा है, तो इसको बढ़ाया जाए मित्रों। और इसे बढ़ाया गया। अब इससे क्या परिवर्तन व्यवस्था में होगा, इसको हम समझते हैं। पहले इसको मैं बता दूं कि ओबीसी समुदाय में आता कौन कौन है। तो ओबीसी समुदाय में बहुत सारी जातियां हैं और कई बार आप एक नज़र से देखेंगे तो ये लगेगा कि ये ग्रुप ऐसा बनाया गया है जो बड़ा बेमेल ग्रुप है, जिसमें कुछ अच्छी और अच्छी से मतलब है समृद्ध, आर्थिक रूप से समृद्ध जातियां भी हैं और कुछ आर्थिक रूप से अति पिछड़ी या दलित जातियां हैं। जैसे इस समुदाय में लोधी, चौरसिया, कुर्मी, यादव, गुप्ता आदि जातियां भी आती हैं जो अपेक्षाकृत समृद्ध हैं। परंतु इस समुदाय में बढ़ई, सेन, रजक और गुजर, साहू, किरार, भाट आदि कुछ ऐसी जातियां भी और कुछ मुस्लिम्स की जातियां भी इसमें ऐड होती हैं। तो कुछ ऐसी जातियां भी हैं जो अति पिछड़ी हैं और कुछ ऐसी जातियां हैं जो समृद्ध हैं। ये बड़ा बेमेल जोड़ है और इसका एक नुकसान भी ऐसा हो सकता है कि जो वास्तव में पिछड़े या दलित हैं, जैसे रजक हुआ, सैन हुआ, या कुछ ऐसे समुदाय हैं जो आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हैं, उनके लिए शायद लाभ कम मिल पाएगा, क्योंकि जो इस ग्रुप में समृद्ध जातियां हैं या समृद्ध लोग हैं, उनके लिए ये रिजर्वेशन फायदेमंद रहेगा। अब बात करते हैं इससे और क्या व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। तो मैं बता दूं, पहले कोई भी समुदाय, जैसे एसटी के लिए 20% रिजर्वेशन है, एससी के लिए 16% रिजर्वेशन है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है। तो पहले ये सभी कैटेगरीज अनारक्षित कैटेगरी में फाइट कर सकती थी और अब भी कर सकती हैं। पर अब थोड़ा सा परिवर्तन ये होगा, समझते हैं इसे एससी के एक उदाहरण से। पहले एससी के लिए 16% रिजर्वेशन मिलता था और बाकी जो 50% अनरिजर्व सीट थी उनमें वो फाइट कर सकते थे। यानी अच्छे नंबर आए हैं तो वो टॉप में आया है तो वो 50% में किसी सीट में जाएगा और अपनी रिजर्व सीट जो 16% है वो अपने ही समुदाय के किसी लोग को रिजर्व कर सकता है। अब वो व्यवस्था वही की वही है, पर अब उसे वह सीट कम मिलेंगी। यानी जो 16% एससी का रिजर्वेशन वो तो है ही, और पहले 50% में भी उसे अनारक्षित था तो वो फाइट कर सकता था। तो इस तरीके से 16 और 50 66% एससी के लिए मिल जाता था। अब वो कितना मिलेगा? अब चूंकि अनरिजर्व कैटेगरी केवल 27% है, यानी 16% एससी का रिजर्वेशन है ही और अब वो केवल 27% में फाइट कर सकता है। ऐसे ही एसटी के लिए है, 20% रिजर्वेशन है उनका, उसके बाद वो 50 में जा सकते थे, परंतु अब वो केवल 27 में ही जा पाएंगे, क्योंकि 10% ईडब्ल्यूएस को दे दिया गया है और 14 से 13 ओबीसी के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार से अनरिजर्व के लिए केवल 27% सीट बचती हैं। इससे क्या व्यवस्था में परिवर्तन आएगा और इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा, ये काम मेरा नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें कि किसको इससे नुकसान होने वाला है और किससे इसको फायदा होने वाला है। क्या ये व्यवस्था सही है या इसमें और थोड़ा सुधार होना चाहिए?
आरक्षण जरूरी है, पर किसके लिए जरूरी है, इसका क्या रोड मैप होना चाहिए, ये सारे डिस्कशंस एक संगोष्ठी के रूप में करना चाहते हैं। तो किसी भी प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग ना करते हुए व्यवस्थित और सुलझे बातों के साथ अपनी बात जरूर रखिएगा, जिससे हम समझे कि देश का युवा, देश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग इस डिसीजन के बारे में और इस आरक्षण व्यवस्था के बारे में क्या सोच रखते हैं। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद।